सो फर्स्ट चैप्टर हमारा है पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाला। ये हमारा है स्टैटिस्टिक्स एनालाइज फॉर बिजनेस वाले में एमडीयू का है एंड महावीर पब्लिकेशन। तो इस बुक के अंदर हम सबसे पहले ये चैप्टर करेंगे पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाला। इसके कुछ ही चैप्टर्स है जो कि यूनिट वाइज डिवाइड है। अलग अलग बुक्स में कई बार चैप्टर्स अलग भी गिवन हैं, बट इसमें सारे चैप्टर्स कई इंक्लूडेड हैं इन्हीं के अंदर। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसके अंदर क्या कहते हैं कि जो हमारा ट्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ पे हम तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स को कवर करते हैं, तो इन ट्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो पार्शियल और जो मल्टीपल कोरिलेशन की जो स्टडी की जाती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड ये स्टैटिस्टिक्स जो टेक्निक्स होते हैं, ये सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन टेक्निक्स का क्या है, ये एक्सटेंशन है। कौन सा? पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन रिग्रेशन। सिंपल कोरिलेशन के अंदर क्या होता था कि हम सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन निकालते थे, बट यहाँ पे पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर क्या होता है, तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, वहाँ पे हम उनके बीच में क्या निकालते हैं, उनके बीच के रिलेशन निकालते हैं। जैसे यहाँ पे इन रिलेशन जब हम निकालते हैं तो हम इसमें ये चेक करते हैं कि कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट करता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी लिया जाता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी लिया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन एक सिंपल कोरिलेशन होता है जहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकाला जाता है, एक वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट रख के। इंडिपेंडेंट रख के मतलब कि दो वेरिएबल्स के बीच का हम रिलेशन निकालते हैं, किसी थर्ड वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट रख के, जो कि हमारे क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इन ट्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जहाँ पे तीन वेरिएबल्स होते हैं, लाइक दिस x1, x2 एंड x3 गिवन होते हैं, तो कोरिलेशन हम निकालेंगे से दो वेरिएबल्स के बीच में। बाकी का जो थर्ड जो वेरिएबल है उसे हम कांस्टेंट रखेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल कोरिलेशन, जिसे हम R12.3 के नाम से भी डिनोट करते हैं। हमेशा याद रखना कि जब भी हम रिलेशन निकालते हैं, जो डेसिमल्स के बाद जो भी हमारे, जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद जो थर्ड है, यहाँ पे हमने वेरिएबल थर्ड को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो जो भी हमारे डेसिमल्स के बाद जो भी हम नंबर्स रखेंगे, वहाँ पे हम देखें उसको हमें हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। कि हमें मान लो दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन निकालना है, 1 और 2 के बीच का जो रिलेशन निकालना है वो हमारे डेसिमल से आगे आएगा, और बाकी जितने भी हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमें कांस्टेंट रखना है वो हमारे हमेशा डेसिमल के बाद आएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे भी रख सकते हैं कि हमें यहाँ पे सेकंड और थर्ड के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, फर्स्ट को कांस्टेंट रखे, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि सेकंड एंड थर्ड के बीच में वेरिएबल के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, और वन को क्या रख लिया, हमें कांस्टेंट रखे। ये हमारी क्या होता है, पार्शियल कोरिलेशन होता है, जहाँ पे दो वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं किसी थर्ड वेरिएबल को क्या रख के, कांस्टेंट रख के। यहाँ पे देखना द फ्रेज अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे से दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकाला जाता है थर्ड को कांस्टेंट रख के। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया गया है कि जैसे किसी कम्युनिटी की डिमांड है, वो उसके प्राइस से और कंज्यूमर की इनकम से कॉम्पिटिटिव प्राइस, कंपटीशन का जो प्राइस है किस प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर जो भी सिमिलर प्रोडक्ट है उसका क्या कॉम्पिटिटिव प्राइस है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, और उसके सिमिलर जो फैक्टर्स होते हैं, इन सब का जैसे निकाला है। तो अगर हमें कोरिलेशन निकालना है तो हमसे दो वेरिएबल्स के बीच में हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे से हम डिमांड एंड प्राइस के बीच में हम रिलेशन निकाल रहे हैं, तो बाकी की जो भी चीज़ें हैं प्राइस और डिमांड के बीच में हम निकाल रहे हैं, बाकी जो कॉम्प्लीमेंट्स को, प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव, कंज्यूमर इनकम को, इन सबको हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। यहाँ पे से दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकाल, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पार्शियल कोरिलेशन हो जाता है। यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे अगर R12 है, R13, R23 के ज़ीरो ऑर्डर कोरिलेशन हो गया, R12.3 की हमारे फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन हो गया, ये 12.34 आ जाता है, ये हमारी क्या हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाता है। देन हमारे पास ये कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल कोरिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कई बार क्वेश्चन भी सिर्फ डेफिनेशन भी पूछे गए तो उसमें कोशिश करना ये डिफाइन कर देना एक पोर्शन। 16 मार्क्स में भी आया हुआ है ये पोर्शन है पार्शियल कोरिलेशन का। तो यहाँ तो हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल कोरिलेशन का। तो इसके अंदर हमारे पास क्या कह रहा है कि कोफिशिएंट हमें निकालना है, R12.3 के निकालें कि 1 और 2 को हमें क्या रखना है, रिलेशन निकालना है, थर्ड को हमें कांस्टेंट रखें। तो इसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अगर जब हम 1 और थर्ड वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालें, सेकंड को कांस्टेंट रखें, तब हम ऐसे ये वाला यूज़ करेंगे। सेकंड एंड थर्ड के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, फर्स्ट को कांस्टेंट रखें, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या किया जाए, जो वैल्यू होती है पार्शियल कोरिलेशन और कोफिशिएंट की, वो हमेशा -1 एंड +1 के क्या बीच में लाई करती है। -1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू R12.3 लेस देन इक्वल टू +1। ये याद रखना, ये लिख लेना, ठीक है।
एंड देन हमारे पास आते हैं इसके कुछ यूजेस एंड लिमिटेशंस पार्शियल कोरिलेशन एनालिसिस के। तो यहाँ पे पार्शियल कोरिलेशन एनालिसिस के कुछ यूजेस हम देखते हैं। जो पार्शियल कोरिलेशन एनालिसिस है, जब हम प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पार्शियल कोरिलेशन के अंदर भी हम 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं, और यहाँ पे भी प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली इंटररिलेटेड सीरीज़ के अंदर भी ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, टेक्निक्स हेल्पफुल होते हैं हमारी, जब हमें, क्योंकि हम रिलेशन तो निकाल रहे थे इंटररिलेटेड, हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच का हम रिलेशन निकाल रहे, तो वहाँ पे भी ज़रूरी होता है। रिसर्च जो एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर भी जो वेरिएबल्स होते हैं वो अनकंट्रोलेबल और इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भी पार्शियल कोरिलेशन का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को कंप्यूट किया जाता है, किसी थर्ड वेरिएबल्स को क्या करके कांस्टेंट रख के। यहाँ पे ना एक पॉइंट्स बना ले, जैसे यूज़फुल इन प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशंस, यूज़फुल इन इंटररिलेटेड सीरीज़, और यूज़फुल वहाँ पे जब अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं या एक बना इंटरकनेक्टेड वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट्स बना के लिख लेना, इससे बहुत हेल्पफुल हो जाता है। देन इसके आगे के कुछ यूजेस हम देखते हैं प्रैक्टिकल्स में। प्रैक्टिकल जो मोस्ट ऑफ जो इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स होते हैं वो इसी नेचर्स की होती हैं। जब हम स्टडी करते हैं, जैसे हम स्टडी करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, तो हमें पता है जो डिमांड होती है किसी कमोडिटी की, वो अलग अलग फैक्टर से क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। जैसे कमोडिटी का प्राइस क्या है, उसकी कंज्यूमर की इनकम क्या है, पॉपुलेशन क्या है, वहाँ का प्राइस, उससे रिलेटेड जो गुड्स होते हैं उनका प्राइस क्या है। तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड की जब स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ कोरिलेशन रिलेशन निकालते हैं सिर्फ 2 वेरिएबल्स के बीच में, जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी और उसके डिमांड के, और बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं, बाकी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको क्या हम एज्यूम करते हैं, कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। क्या अनदर यूज़ क्या होता है पार्शियल कोरिलेशन एनालिसिस का, ये चेक जब किसी डाटा की जब हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है। जैसे एग्जांपल करते हैं, जैसे किसी एक जो वेरिएबल थे, एक स्टूडेंट ने एक वेरिएबल एनालाइज करने के बाद एक वेरिएबल्स दे, जिसका रिजल्ट क्या था, R12 की वैल्यू 0.6 थी, R13 की वैल्यू -0.5 थी, R23 की वैल्यू 0.8 थी। अगर हम पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, जब हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं इनके बीच में, यहाँ पे अगर हम 2 और 3 के बीच को हम कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पे देन इट बिकम्स 1.92 बन जाता है। बट हमें पता है कि ये सही नहीं है। तो पार्शियल कोरिलेशन जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी 1 से एक्सीड नहीं करता। इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी, वो -1 एंड +1 मतलब के बीच में क्या करते हैं, लाई करते हैं। इसके बेसिस पे यहाँ पे ये जो है, जो हमारी जो वैल्यू है ये क्या इनकरेक्ट आई है। तो यहाँ पे हम किसी डाटा की कंसिस्टेंसी को हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चेक किया कि ये वैल्यू क्या है, इनकंसिस्टेंट है। देन अगर हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट के द्वारा, जो भी कैलकुलेशन की गई स्टूडेंट्स के द्वारा, वो क्या है, वो सही नहीं है। तो पार्शियल कोरिलेशन का जब हम यूज़ करके हम ये चेक कर सकते हैं कि जो डाटा हमने लिया है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे इसके कुछ लिमिटेशंस है पार्शियल कोरिलेशन की। पार्शियल कोरिलेशन एनालाइज के अंदर हम ये ज्यूम करते हैं कि यहाँ पे लीनियर रिलेशन होता है वेरिएबल्स के बीच में, जब हम ग्रोथ से 0 ऑर्डर कोरिलेशंस को हम कंप्यूट करते हैं। बट ये हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक सर्कमस्टेंसेस के लिए क्या होता है, यूज़फुल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे कंबाइंड इन्फ्लुएंस क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा जो हमारे इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होती है उसका क्या इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और उनका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू को हम एस्टिमेट करते हैं कि हमें जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है, तो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाती हैं। और बाकी जिसके बेस पे हम अपनी एस्टिमेशन कर रहे होते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाती हैं। यहाँ पे स्टैटिस्टिशियन जो होता है वो खुद ही चूज़ करता है कि कौन सी वेरिएबल उसे डिपेंडेंट रखनी है और कौन सी वेरिएबल उसे इंडिपेंडेंट रखनी है। तो ये हमारे नेचर ऑफ बेस के ऊपर भी हमारे डिपेंड करता है, कि प्रॉब्लम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सी वेरिएबल हमें डिपेंडेंट रखनी है, कौन सी वेरिएबल हमें इंडिपेंडेंट रखनी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखें, अगर हमें कंबाइंड इफेक्ट जानना होता है एज या हाइट का ह्यूमन बींग्स के ऊपर, कि एज और हाइट की वजह से ह्यूमन बींग के वेट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, तो ये वेट यहाँ पे क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एज एंड हाइट हमारी क्या होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी।
यहाँ पे अगर जो वेट है उसको डिनोट किया गया है x1 से, और जो हमारा एज एंड हाइट है उसे डिनोट किया गया x2 एंड x3 से। जो इसका जो रिलेशनशिप है वो किससे डिफाइन किया गया है, R1.23। यहाँ पे R1 क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, R23 क्या है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे मल्टीपल कॉरिलेशन है जिसे डिनोट किया गया था R से, ये वैल्यूज़ की लिखी गई है R1.23 से R2.13 से। यहाँ पे इफेक्ट देखिए R1 का इफेक्ट दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे क्या होता है, ठीक है। ये इसका एक कुछ डायग्राम है, जैसे R1.23 की वैल्यूज़ हमें वहाँ पे थी। R1 का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट, x2 एंड x3 का हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इसका कुछ फॉर्मूला है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसके कुछ यूजेस एंड लिमिटेशंस है मल्टीपल कॉरिलेशन की, वो हम चेक कर लेते हैं। मल्टीपल कॉरिलेशन के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिलेशन वेरिएबल्स के बीच का हम रिलेशनशिप निकालते हैं, जहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, बाकी के जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे एक डिग्री ऑफ एसोसिएशन को मेजर करता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। इसके अंदर ही हम देखते हैं ये इसको यूज़ किया जाता है। मल्टीपल कॉरिलेशन को हम एक्यूरेसी या किसी एस्टिमेटेड फिगर्स की रिलायबिलिटी को भी हम चेक करने के लिए हमें इसे यूज़ किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिग्रेशन लाइन के बेसिस के ऊपर। सो एक रिलायबिलिटी को क्या करता है, सर्व करता है। अदर यूज़ क्या होता है मल्टीपल कॉरिलेशन का, वो सेम होता है पार्शियल कॉरिलेशन की तरह ही, जहाँ पे दो टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं। एक तो जो क्या होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। अगर हम साथ यूज़ करते हैं तो बहुत हेल्पफुल होते हैं। अलग अलग जो वेरिएबल्स के नेचर के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उनको स्टडी करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है अगर हम पार्शियल एंड मल्टीपल कॉरिलेशन को, अगर हम दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं। लिमिटेशंस में क्या कहते हैं, जब मल्टीपल कॉरिलेशन होती है कुछ एक एजम्पशन के ऊपर बेस करते हैं जिसे हम लिमिटेशंस कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, मल्टीपल जो कॉरिलेशन एनालाइज होते हैं वो क्या करती है, लीनियर रिलेशन के बीच में एग्जिट करती हैं। यहाँ पे जीरो ऑर्डर कॉरिलेशन होता है, वहाँ पे भी पार्शियल कॉरिलेशन में भी हमारा जीरो ऑर्डर था, बट ये हर केसेस में क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता। अनदर एजम्पशन क्या होता है, यहाँ पे सारे के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है जो किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, इनका जो इफेक्ट होता है उसको सेपरेट कंप्यूट किया जाता है। ये हर एक सर्कमस्टेंसेस में पॉसिबल नहीं होता। कई बार इसे क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो टेक्निक्स होती है बहुत कॉम्प्लेक्स, इसमें बहुत कम्बरसम कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसकी वैल्यूज़ को हम जब कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी जो इंटरप्रेशन होता है वो एक सिंपल टास्क नहीं होता है। ऐसे ही पार्शियल कॉरिलेशन में भी इसका इंटरप्रेशन करना जो होता है कैलकुलेशंस का, वो भी क्या होता है, सिंपल टास्क नहीं होता। अगर जहाँ पे जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं अगर वो सफिशिएंट नहीं है या फिर एक प्रॉपर मैनर में अगर हमें कलेक्ट नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पे भी उसकी इंटरप्रेशन क्या हो जाती है, वो गलत हो जाती है। तो यहाँ पे इसका जो मिसयूज़ करना है वो क्या हो जाता है, पॉसिबल होता है। स्टैंडर्ड एरर या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ पार्शियल कॉरिलेशन, इसे एक बार पढ़ लेना आप, ऐसे इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो पार्शियल कॉरिलेशन के रिलायबिलिटी को जब हम टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्मेशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है, ये वाला फार्मूला। एंड उसके बाद जब हम क्या जाए ट्रांसफॉर्मेशन को हम लॉगरिथम के हेल्प से निकाल लेते हैं, जो कि बुक के पीछे लॉगरिथम टेबल्स होती हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। उसके बाद में जो स्टैंडर्ड एरर होता है उसे हम निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर जो होता है सिंपल कॉरिलेशन के लिए इसे डिनोट करते हैं 1 डिवाइड बाई (n-3). जब हम एडिशनल करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से तो हमारी ये फॉर्मूला आ जाते हैं। जहाँ जो वैल्यू ऑफ जो होती हैं जेड ट्रांसफॉर्मेशन आर की स्टैंडर्ड एरर आता है उसको कंप्यूट किया जाता है। उसको कंपेयर किया जाता है हमारे टेबल वैल्यू से, जो भी हमारी टेबल वैल्यू आती है, जैसे 5% ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल। अगर जब हमारी कंप्यूटेड वैल्यू मोर देन टेबल वैल्यू से मतलब 1.96 से ज़्यादा देन पार्शियल कॉरिलेशन क्या सिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब इट नॉट अराइज, इसका मतलब वो अराइज नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे चांस क्या होते हैं या फिर नॉनसेंस कॉरिलेशन होता है। तो ये इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देन हमारे पास एक मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर क्या आता है, एक लॉजिकल एक्सटेंशन होता है सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस का। इस टेक्निक्स के अंदर यहाँ पे सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज़ ना करके हम दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं किसी डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू को निकालने के लिए।
यहाँ पे जो एवरेज रिलेशन होता है तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स का, उसको कंप्यूट किया जाता है, उसको फोरकास्ट किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स के। जो हमारे इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, वो यहाँ पे चेक किया जाता है। जैसे हम एस्टिमेट करते हैं जो वैल्यू होती है एक्स की, जहाँ पे वैल्यू जो होती है x2 के x3 की गिवन होती है। यहाँ पे तीन मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं मल्टीपल कॉरलेशन के या फिर रिग्रेशन एनालिसिस के। वो क्या होते हैं, जब हम इक्वेशन को ड्राइव करते हैं जो कि हमारे एक एस्टिमेशन प्रोवाइड कराते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स का, कहाँ से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से। हमने पीछे भी देखा था मल्टीपल कॉरलेशन के अंदर जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट किसके ऊपर होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स का होता है। जहाँ पे हमने एज और हाइट का लिया था कि वेट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। फिर वहाँ पे हम एरर ऑफ एस्टिमेट पे मेजर करते हैं, जहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन का यूज़ किया जाता है इस एस्टिमेशन के अंदर। उसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस को हम मेजर करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स के द्वारा ही क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया जाता है। मल्टीपल रिग्रेशन की इक्वेशन क्या है, x1 ऑन x1 का ऑन x2 एंड x3, जैसे वेट है, वेट का हाइट और एज पे क्या इफेक्ट होता है। जैसे प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मल्टीपल रिग्रेशन है इक्वेशन क्या होती है, x1 ऑन x2 एंड x3। तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला कि यहाँ पे क्या है, 1 क्या है हमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, 2 और 3 क्या है हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो उसका एक इक्वेशन दिया गया है जहाँ पे जो कांस्टेंट है ए क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है जिसे हम इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल की क्या होती है, वैल्यू होती है, जिसे हम फाइंड आउट करते हैं अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 0 होती हैं। B2 ये 3 हमारे ये क्या होता है, पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट या फिर नेट रिग्रेशन कोफिशिएंट भी हम इसे बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि इसका इफेक्ट एक यूनिट की चेंज होने से क्या होता है दूसरे। B12.3 का मतलब क्या होता है कि इसका क्या इफेक्ट होगा अगर हमारी x2 की एक यूनिट के चेंज हो जाने की वजह से x1 के ऊपर, अगर x3 हमारा कांस्टेंट है तो। सिमिलरली ऐसे इसका हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। देन यहाँ पे x2 ऑन x1 एंड x3 का बता दिया गया है। फिर यहाँ पे x3 का क्या इफेक्ट होगा x2 एंड x1 के ऊपर। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्टकट मेथड या फिर जब हम डेविएशंस को जब हम एक्चुअल मीन से जब हम लेते हैं, ये भी एक न्यूमेरिकल पोर्शन है। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसके अंदर इसकी पिक्स इसकी PDF आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।